स्वागत है आपका हमारे चैनल एपेक्स इंडिया कोचिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए सीटेट का सीरीज लेके आया था, जिसमें मैंने बात किया था नंबर सिस्टम के बारे में और उसमें 2 वीडियोस तैयार किए थे। उम्मीद है आप लोग उस लेक्चर सीरीज को देख लिए होंगे और इस लेक्चर को आपको कवर करने के लिए सबसे पहले उस वीडियो को देखना होगा। आप अगर पिछले वाले वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप इस वीडियो को कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिखा पिछले वर्ष के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष के प्रश्न में से मैंने संख्या पद्धति वाले क्वेश्चंस को आपके लिए अलग से तैयार किया है ताकि आपको टॉपिक वाइज चीजें समझ में आए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है 276875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और उनका अंकित मान क्या होता है और अंतर कैसे निकालते हैं। आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास नंबर क्या है 276875 और उसने कहा है कि स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, 7 के स्थानीय मानों का। तो यहाँ पर 2 7 आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये देख सकते हैं ये 10,000वें पोजीशन पर है, इसका मतलब ये 7 बड़ा है। तो सबसे पहले इस 7 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 7 1 2 3 4 मतलब 1 के बाद 4 0 देंगे। तो देख सकते हैं यहां पर इतने हो गए। फिर आप इस 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 गुना, देखिए ये दहाई पर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 70। अब इसका क्या करना है दोस्तों, अंतर करना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा था अंतर आपका यही है 03996। देखिए 69930, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 786364 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा गया। इससे पहले के सवाल में क्या था, हमारे पास दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया था। तो आई होप ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिए, उसके अलावा आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तब फिर आप इधर देखिए। संख्या था हमारे पास 786364, इसमें से 2 6 आए हुए थे, दोनों के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं 6 इंटू, यहाँ देखिए दाई पर है 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए ये वाला 6 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए 60 आ गया और ये 6000। इसको हम करेंगे गुना करना है, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे दोस्तों, पहले 0 की संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 0 है तो 4 0 बिठा दीजिए और 6 6 के 36। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 में उपलब्ध है। बहुत ही आसान था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अंकित मूल्य और स्थानीय मान क्या होता है, दोनों बताया था। आप यहां देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ये सीटेट के पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन है, मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। यहाँ पे देखिए 2 संख्या दी हुई है 4782
2 और दूसरी तरफ जो संख्या है 32170। भैया इतना में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? दोनों में से 7 के अंकित मूल्य, मैंने बताया था अंकित मूल्य वो खुद वही संख्या होती है, तो ये 7 हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं अंकित मूल्य को स्थान से कोई मतलब नहीं होता है, अंकित मूल्य खुद वही संख्या होती है, तो 7 का अंकित मूल्य वही 7 होगा। तो आपने देख लिया कि इस 7 का अंकित मूल्य वही 7 और इस 7 का भी अंकित मूल्य वही 7 आया। लेकिन यहाँ पे कहा था कि उनके बीच का अंतर क्या है? अंतर मीन्स घटा करना है। इस वाले 7 में से इस वाले 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो देख लीजिए दोस्तों कितना आसान था, अंकित मूल्य तो और आसान है स्थानीय मान से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए दोस्तों, बच्चों वाला सवाल है, इतने को इतने से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, भाग लगाना है जो आप करते आ रहे हैं। 101 इसको भाग लगाना है 10011 से। देखिए दोस्तों 9 टाइम्स चलेगा, 9 1 के 9, 0, 9 1 के 9, 11 से 9 गया 2, यहाँ पे बचा हमारा 9 और इधर कुछ नहीं है, इधर आ गया 1। फिर से चलाएंगे 9 से, फिर वही आएगा 909, 11 से 9 गया 2 और यहाँ पे हमारा बचा 1। यही तो शेषफल था हमारा। देखिए 12 शेष बचा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सीटेट में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है? अब इसमें सीधे से बहुत से लोग तो ऑप्शन ए में लगा देंगे और बहुत से लोग 3 में लगा देंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन में सीधे आपको तुक्का नहीं लगाना है, पहले आपको देखना है कितना इजी सवाल है। 55 लाख पहले आपको लिखने आना चाहिए। इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, दोनों मैंने आपको समझाया था। यहां पर आप देखिए कि हमारे पास क्या है, 55 लाख है, तो 55 लाख पहले हम लोग लिखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ, मैंने यहाँ 55 लाख लिख चुका है और अगला है हमारे पास 55,000। 55,000, हजार मीन्स यहाँ पर 3 0 और 55,000। 555, 555। देखिए दोस्तों इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये 55 लाख है हमारे पास। दूसरा था 55,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये 55,000 है हमारे पास। तीसरा था 555, तो देखिए 555, ये सबको जोड़ देना है दोस्तों। क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ देखिए 5 आया, फिर जोड़ेंगे 5, इसको भी जोड़ेंगे 5, फिर देखिए 5, फिर 5 0 5, फिर यहाँ पे 5, फिर 5। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आप इसमें हो सकता था कि आप थर्ड में लगा देते, इसलिए आपको पहले ट्राई करना है, बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप बहुत ही जल्दी इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मल्टीप्लिकेशन पर है, गुना पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए बोला है कि 0.013 को गुना करना है 0.07 से, गुणनफल पूछा गया है दोस्तों, तो सीधी सी बात है गुना करना है। यहाँ देख लीजिए बहुत आसान है, 13 7 91, पहले आपको लिख देना है 91। अब देखना है यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट है, दाहिने साइड से देखना है 1 2, फिर इस संख्या में देखना है 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक यहाँ हुआ, 2 अंक यहाँ हुआ, तो 3 और 2 5 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक है, तो इसे हम 5 अंक करेंगे। कैसे? इससे पहले 0 लगाकर। 3 अंक हो गया, 4 5, यहाँ पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये देखिए 0.00091 जो भी होगा वो सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है 0.00091।
तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुना 4 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूं? तो समझना है, बोला है कि सबसे पहले एक विषम संख्या हूं, ये ख्याल रखना है आपको। दूसरा है कि 24 गुना 4 से ज्यादा है। फिर तीसरी बात है कि इकाई और दहाई अंक बराबर है। देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक विषम संख्या हूं, तो विषम संख्या यहां पर देखिए 1 2 3 विषम संख्या है। फिर उसने कहा कि 24 गुना 4 से अधिक हूं, तो 24 चौक 96, मतलब 96 से अधिक है। तो 96 से अधिक यहां पर देखिए 2 ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, चाहे तो 3 होगा चाहे तो 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, तो देखिए 96 से ये बड़ा भी है, इकाई और दहाई के अंक बराबर भी है, और उसके अलावा यह एक विषम संख्या भी है। तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, कितना आसान है, बिना पेन चलाए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 19995 प्राप्त करने के लिए इतना और इतना के योग में से क्या घटाना होगा? तो सबसे पहले दोस्तों, जो 3 संख्या दी हुई है उनको योग करना है, फिर इनमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा। हमारे पास क्या है, 9599 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 5995 है, तीसरी संख्या है 9995 है। सबको पहले प्लस करेंगे, क्योंकि बोला था इसके योग में से घटाना है, तो इसको योग करेंगे तो इसे जोड़ने पर योगफल इतना आ गया। अब इस संख्या को प्राप्त करने के लिए इसमें से, इसके योग में से क्या घटाना होगा, मतलब इसमें से क्या घटाना होगा कि इतना प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये है, इसमें से हम घटाकर इसको देखेंगे और वही आंसर आ जाएगा। तो इसके योगफल में से इसको घटाने पर पता चला कि 5594 घटाना होगा, 5594 घटाना होगा, तभी हम लोग ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये संख्या प्राप्त करने के लिए इन सभी संख्याओं के योगफल में से इस संख्या को घटाएंगे, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए 5594, इसका मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, पैटर्न को देखिए तथा खाली स्थान पर संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आप जब तक पैटर्न नहीं समझेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। आप ऐसा ना सोचे कि तुक्का मारने से हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहले आपको देखना है, देखिए 1 + 3 क्या है 4, यहाँ गौर करना है पैटर्न पर। 1 के बाद 3 लिया है, 2 विषम संख्या को लिया है। फिर यहाँ देखिए 1 3 5, फिर 3 विषम संख्या को ले लिया है शुरुआत से 1 से लेके। फिर यहाँ देखिए 4 विषम संख्या को ले लिया है। फिर यहाँ देखिए 5 विषम संख्या को ले लिया है। और गौर करने वाली बात है, देखिए यहाँ पर 4 जब आया है तो इसे आप कह सकते हैं 1 और 1 2 विषम संख्या मिलकर 4 आया, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हुआ। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या का स्क्वायर 9 हुआ, 3 विषम संख्या का योग 9 आया। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता चल सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो देखिए 16 आया है, 4 विषम संख्या को जोड़ने पर 16 आया है। ये तो हम 4 का स्क्वायर भी करके पता कर सकते थे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 संख्या थी, देखिए 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए दोस्तों, आपको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा, आपने पहले पैटर्न समझना है, उसके बाद ही आपको काम करना है। इसमें देखिए बहुत ही आसान हो जाता है आपका सवाल, आप इसे जोड़ने में टाइम लगा देते, और इस तरह के कई पैटर्न हो सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर का मतलब 81, खाली स्थान पर क्या आ जाएगा 81। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको याद रखना है कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर उन विषम संख्याओं की संख्या का स्क्वायर करते हैं। जैसे कि
यहाँ पे लगातार विषम संख्या हमारे पास 1 और 3, इसकी कितनी संख्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर ही होगा उसका योगफल। यहाँ हमने देखा कितनी संख्या है, क्रमागत विषम संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर ही होगा उसका योगफल। यहाँ पे हमने देखा कि 1 से लेकर के 17 तक कितने विषम संख्या है, तो हमारे पास 9 विषम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर करने पर 81 आंसर आया। तो आपको बस याद रखना है कि अगर लगातार विषम संख्या को जोड़ा जाए 1 से शुरू करके, तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग उन विषम संख्याओं के संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोला है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या निकालना है दोस्तों, लेकिन इसमें बोला क्या है? बढ़ते हुए और क्रमागत। 7 क्रमागत कौन सी संख्या है? सम संख्या, मतलब लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तो इस क्रम की तीसरी संख्या को इसने पता करने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों, अगर पहला हम मान लेते हैं x, तो दूसरा हमारे पास x + 2 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, +1 क्यों नहीं हुआ, +2 हुआ, इसलिए कि सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 रहता है। तीसरा क्या होगा? x + 4 होगा। चौथा क्या होगा? x + 6। पांचवा x + 8। छठा x + 10। सातवां x + 12। तो 7 ही संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि 2 2 का अंतर होता है विषम संख्याओं के बीच, तो लगातार थी, लगातार विषम संख्याएं थी, इसलिए मैंने लगातार लिया है, 2 2 करके प्लस किया है। इन सब का योग 98 है। मीन्स x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + x + 12 बराबर 98। यहाँ देखिए दोस्तों, x वाले को अलग से जोड़ना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x को आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ पर देखिए 2 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। 30 और 12 42। तो +42 हो गया बराबर 98। अब देखिए दोस्तों, ये 42 इधर प्लस में है, उधर ले जाने पर माइनस में चला जाएगा। देखिए 7x = 98 - 42। तो यहां पर घटाने पर क्या आता है दोस्तों? 8 से 2 6, 9 से 4 5। तो देखिए x बराबर 56। ये देखिए 7 यहाँ पर गुना पर है और इधर आने पर ये भाग में आ जाएगा। 7 को 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा x का मान कितना आ गया? 8। अभी तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पहले देखना है कि उसने बोला क्या है। उसने सवाल में कहा था कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या हमें निकालना था दोस्तों। देखिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारे पास x + 4 था। इधर भी हम नंबरिंग कर देते हैं। टोटल 7 संख्याएं थी, लेकिन ये मांगा है तीसरी संख्या। आपको अगर ऑप्शन में 8 रहे भी तो नहीं लगाना है, x का मान आने पर आंसर नहीं आ जाता है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि लास्ट में पूछा क्या गया आपसे। देखिए तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हमारे पास यहाँ पर x + 4 है। तो x + 4, देखिए x + 4, x का मान कितना है? 8। 8 + 4 बराबर 12। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया 12। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। मतलब आपको ऑब्जर्व करना है ये जो पैटर्न दिया हुआ नीचे, और अगला पद लिखिए। इसका अगला पद क्या है ये आपको बताना है। पैटर्न को समझिए, आप गुना भागा करने में मत लग जाइए। यहाँ पर देखिए 9 - 1, यहाँ पर देखिए 9 8 - 2, 9 8 7 - 3, 9 8 7 6 - 4। यही एक हमें पैटर्न मिल चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 था, यहाँ से 9 से छोटा वाला आ गया, फिर यहाँ से देखिए 9 8, फिर 8 से छोटा वाला आ गया, फिर यहाँ देखिए 9 8 7 6, फिर 7 से छोटा वाला 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3,
फिर 4। तो अगला क्या होगा आपको सोचना है। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा अगला 9 8 7 6 5 माइनस पैटर्न देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे डिवीजन है, देखिए हर जगह 8 से डिवाइड किया गया है, तो इसको भी 8 से ही डिवाइड करेंगे। पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से चेंज हो रहा था पैटर्न, उसी हिसाब से मैंने भी चेंज किया। आप यहाँ पे देखिए पहले 1 था, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4 5। कितना आसान है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पर ध्यान देना है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब हम लोग कथन पर ध्यान देंगे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इस कथन को ध्यान दे सकता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना है। यहां पे पूर्ण संख्या के बारे में बोला गया है, मतलब कि दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं, ए और बी क्या है दोस्तों पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, मान लेते हैं 2 + 3, 2 + 3। अब इधर देख लिए दोस्तों 3 + 2, बात बराबर है, ये इक्वल का निशान बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं ये नियम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए दूसरा a - b बराबर b - a और b क्या है कोई पूर्णांक है। लेकर देखेंगे हम लोग 5 - 2, a का मान 5, b का मान 2। मैंने एग्जांपल में लिया तो b का मान क्या है 2 है और a का मान कितना लिया 5। तो ये मुमकिन नहीं है। ये देखिए 5 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 से 2 गया 3, लेकिन यहाँ 2 से अगर 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है -3। तो ये मुमकिन नहीं है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। और उसने पूछा भी था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन यही सही है और कथन ये गलत है। गलत कथन कोई चुनने के लिए बोला था, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना। ये इसको a + b = b + a, ये होता है योग का कर्मविनिमय गुण। दूसरा a - b = b - a, ये घटाव का कर्मविनिमय गुण, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। फिर चलते हैं, अगला हमारे पास है तीसरा ऑप्शन है a × b = b × a। देखिए यह है गुणा का कर्मविनिमय गुण, मतलब कि किसी दो संख्या को गुना करना और उसको पलट कर गुना करने पर बराबर आता है कि नहीं आता है। ये तीनों ऑप्शन में कर्मविनिमय गुण ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × 3 करेंगे तो वही 6 आएगा, 3 × 2 करेंगे वही 6 आएगा। इसका मतलब ये भी सही है, गुणन का कर्मविनिमय गुण सही है, संभव है, लेकिन घटाव का कर्मविनिमय गुण संभव नहीं होता है। अब देखिए ये हमारे पास है योग का सहचार्य गुण। योग का सहचार्य गुण क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 नंबर लेते हैं। इससे पहले कर्मविनिमय गुण में 2 ही नंबर को लिया गया था। देखिए योग का कर्मविनिमय गुण 2 नंबर, घटाव का कर्मविनिमय 2 नंबर, गुणा का कर्मविनिमय 2 ही नंबर। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर लिया गया है ए बी सी। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसके कर्म को पलट देते थे। a × b था तो b × a कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर ए बी सी सीरियल रहेगा। आपको देखना है यहाँ पर ब्रैकेट का हेरफेर है, a + b में भी ब्रैकेट है, इधर जाकर के b + c में है। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल संभव है, ये भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन जो है ये योग का सहचार्य गुण है और ये भी पालन होता है, ये भी संभव होता है। ठीक है, ये भी संभव होता है, हो सकता है ये। लेकिन इसमें सवाल में था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25,347 में कितने सैकड़े हैं। कितने सैकड़े हैं, तो आपको ध्यान देना है कितना सैकड़ा है 2 5 3 4 7। ये देखिए सैकड़े के बारे में पूछा है, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब 253 सैकड़ा होगा। कहने का मतलब 253 गुना 100 करेंगे, प्लस उसमें 47 को जोड़ेंगे, तभी इतना आ सकता है। इसलिए
ये हमारे पास आ गया। देखिए 253 को जोड़ेंगे, गुना करेंगे 100 से तो इतना आएगा, फिर 47 इसमें जोड़ेंगे तब फिर वो संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये सैकड़ा पूछा था, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो आंसर कितना हुआ दोस्तों? 253। 253 राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 2, 253। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। देखिए दोस्तों, विभाजकता का नियम को आप रिकॉल कीजिए, उसको याद कीजिए। आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था विभाजकता का नियम, बिल्कुल आपका वही यहाँ पर लागू होने वाला है। देखिए सबसे पहले बोला है कि 5 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए लेकिन 6 से नहीं होना चाहिए। मतलब 5 और 7 का गुणज है तो मतलब विभाजित होगा लेकिन 6 से नहीं होगा। तो 5 के लिए मैंने कंडीशन बताया था, 5 के लिए कंडीशन बताया था कि लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो देखिए 0 सभी के अंक में है, इसका मतलब सभी अंक 5 से विभाजित है। अब देखिए नेक्स्ट था 7। 7 से कौन विभाजित हो सकता है? तो 7 से आप यहाँ देख भी सकते हैं, बहुत ही इजी नंबर्स भी दिए गए हैं। 7 तिया 21, ये देखिए 7 से डिवाइड हो जाता है। और ये भी 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 छके 42। तो सभी संख्याएं फिर 7 से भी विभाजित हो जाती है। लेकिन कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन हमारे पास 6 का नहीं है, 6 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो 6 का गुणज कौन होगा? 6 के गुणज के लिए 6 का भी विभाजकता का नियम आपको याद करना होगा। 6 के विभाजकता में मैंने बोला था कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है। पहला ऑप्शन है 210। तो 210 तो 2 से होना ही होना है, इसलिए कि लास्ट में 0 है, 2 से विभाजित होना ही होना है। अब अगला हम देखेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 2 + 1 + 0 संख्याओं का योग करेंगे। 3 के विभाजकता का नियम में मैंने बताया था, संख्याओं का योग करना है। 2 और 1 3 आया, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह कहा था कि 6 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ये 2 और 3 से हो गया तो 6 से भी हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, इसीलिए हम ये ऑप्शन को गलत कहेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 280। तो देखिए 280 के लास्ट में 0 है तो ये 2 से भाग लग जाएगा। और 2 + 8 + 0 = 10। देखिए ये 3 से भाग नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग लग रहा है लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। यहाँ पर 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 6 से भाग नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि 280 एक ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से भाग तो लग जाता है, दोनों का गुणज तो है, लेकिन 6 का गुणज नहीं है। तो 280 राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही लंबा है, लेकिन आपको धैर्य से पढ़ना है, दिमाग को शांत करके पढ़ना है। क्वेश्चन लंबा आने से आंसर लंबा नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन लंबा नहीं होता है। आप ध्यान दें पहले कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले इसमें करना क्या है, टीम ए को अलग से करना है, टीम बी को अलग से करना है। इसमें आपके जो गलती होने के चांसेस है वो घट जाते हैं। अब देखिए टीम ए के फर्स्ट में उसने किया था 368 रन स्कोर किया था, सेकेंड मैच में 458 रन स्कोर किया था। इसका क्या निकाला मैंने, योग निकाला, कितना आया तो 826। देखिए टीम बी ने क्या किया था, फर्स्ट मैच में 395 स्कोर और सेकेंड मैच में 439 स्कोर। इसका योग देखते हैं आपका कितना आ गया, 834। लेकिन अभी सवाल यही खत्म नहीं हुआ है, सवाल को ध्यान दीजिए। सवाल में कहा है कि किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से। तो सबसे पहले तो जवाब देना है कि किसने जीता, जो ज्यादा होगा वही जीतेगा। ज्यादा कौन है दोस्तों, 826 के 834, तो जाहिर सी बात है 834, 834 ज्यादा है 826 के कंपेयर में, इसलिए टीम बी ने मैच जीता। किसने जीता, तो टीम बी ने। एक तो ये बात होगी। अब कितने रन से जीता, कितने
रन से जीता। तो देखिए उसको अंतर कर देंगे, 834 है और 826 है, इसको घटा देना है तो हमारे पास आ गया 8 रन। कितना रन दोस्तों? 8 रन। तो बोलेंगे ऑप्शन में होना चाहिए टीम बी, और कितने रन से? तो 8 रन से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। देखिए टीम ए 18 रन, बिल्कुल नहीं। टीम बी 18 रन, नहीं। टीम ए 8 रन, नहीं। टीम बी 8 रन, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक एक अभाज्य संख्या है। एक एक भाज्य संख्या है। एक एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। एक ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया था कि एक के बारे में अगर पूछा जाए तो बता देना है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या के डिफिनेशन के हिसाब से और अभाज्य संख्या के डिफिनेशन के हिसाब से उसके एग्जाम्पल में मैंने एक को लिखा भी नहीं था, और ये भी बात कहा था अगर सवाल ऐसा आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो उसका जवाब यही होगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? पहले क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। अनु एक लड़की का नाम है, वो दुकान पर गई है, मिठाई की दुकान पर। 2 किलो 500 ग्राम उसे लड्डू लेना है, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी लेना है और 4 किलो उसे रसगुल्ले लेना है। और दुकानदार जो उसे पैक करके देता है, दुकानदार के पास जो मिठाई का डिब्बा है उसमें 750 ग्राम उसकी क्षमता है, मतलब उसमें 750 ग्राम ही मिठाई आ सकता है। तो आपसे सवाल किया गया है कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? डिब्बों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो पता करना होगा कि कितने ग्राम आपका वजन हुआ। तो देखिए 2 किलो मतलब 2000 और 500, यहां देखिए 2 किलो 500 ग्राम। तो देखिए 2500 ग्राम ये क्या था? ये था हमारा ये लड्डू। ये देखिए ये क्या था? लड्डू। और दूसरा क्या है? 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। 3 किलो मतलब 3000 ग्राम और 250 ग्राम क्या था? ये जलेबी। जलेबी। अब तीसरा क्या है? 4 किलो रसगुल्ले, मतलब 4000 ग्राम क्या होगा? रसगुल्ले। रसगुल्ले, ठीक है। अब इसे हम प्लस करेंगे, कितना ग्राम होगा टोटल? 0, यहां पर 0 ही होगा। यहां पर देखिए 5 ही होगा, और 5 और 2 7, 4 3 7 और 2 9, 9750 ग्राम टोटल उसने मिठाई के दुकान पर सामान खरीदी। और इसे जो पैक करना है, उसे पैक करने के लिए 750 ग्राम धारिता, 750 ग्राम क्षमता वाले मिठाइयों के डब्बे में पैक किया जाना है। तो इसे हम पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इससे भाग लगाने पर पता चल जाएगा। डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या बराबर जो टोटल आपका वजन आया 9750 ग्राम बटे 750 ग्राम। और सोचने वाली बात है कि मैंने इसे ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए डिब्बे की जो धारिता है आपको ग्राम में दिया हुआ था, इसलिए इसका जितने भी मिठाइयां थी उसका वजन आपको ग्राम में ही निकालना है, इसलिए मैंने इतना करके आपको समझाया। देखिए टोटल वजन इतना आया, तो इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने इसे किससे काटा? पहले 25 से काटा, 25 तिया 75, और यहाँ पर देखिए 25 तिया 75 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22, और वो 22 5 के पास चला जाएगा तो बच जाएगा 225। और इस 225 को 25 के पहाड़े में बोलना है, तो 25 को 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आएगा 9 बार। तो देखिए कितना हो गया? 39। और यहाँ पे हमारे पास 3 था, 3 को और 39 को काटेंगे तो देखिए 13 तिया 39 होता है, कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो डिब्बों की संख्या है वो क्या आ गया निकल कर दोस्तों? 13।
तो देखिए आप 13 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 में 13 अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्न में से कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। मतलब किंसी नाम की कोई लड़की है, वो जो सजावट के लिए वस्तुओं पर खर्च करना चाहती है, तो वो न्यूनतम खर्च करना चाहती है। न्यूनतम मतलब कम से कम खर्च करना चाहती है। तो ये देखिए आपके पास जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो है 21.50, मतलब कि 21 रुपये 50 पैसे प्रति पैकेट के दर से 170 पैकेट। तो कहने का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, 21.50 गुना 170 करेंगे, क्योंकि एक पैकेट का इतना है तो 170 पैकेट का कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन में 18.50, 18 रुपये 50 पैसे की दर से प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं। तो आपको तो पहले पता करना कितने दर्जन वस्तुएं, 16 दर्जन है। तो एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 होता है। तो 16 गुना 12, ये याद रखना आपको, 16 गुना 12। इसीलिए कि यहां पर देखिए आपके पास दर्जन में दिया हुआ है, 16 दर्जन है, तो दर्जन को वस्तु में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु का दर दिया हुआ था, इसलिए दर्जन को मैंने वस्तु में चेंज किया। ठीक है, फिर इसे गुना करेंगे। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है 25 रुपये की दर से, 25 गुना प्रत्येक वस्तु की दर से है। ठीक है, और 12 दर्जन वस्तुएं, देखिए इसमें भी तो 12 दर्जन है, यहां पर वस्तु का रेट दिया हुआ है, तो दर्जन का तो रेट था नहीं, इसलिए फिर क्या करेंगे, इसको भी वस्तु में चेंज करेंगे, 12 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है, 16 रुपये 50 पैसे की दर प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट। तो 220 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो इन सब संख्याओं का गुना करेंगे। मैंने वीडियो को छोटा होने के लिए इस पे आपको वीडियो को पॉज करके गुना करके दिखा दिया है। तो देखिए आप तो गुना कर ही सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये हमारे पास आया है, इसे गुना करने के बाद ये आया है, सभी ऑप्शन के यहाँ पर गुना करने के बाद गुणनफल हमारा ये आया है। तो हमें ये पता करना है कि किस में उसको न्यूनतम खर्च करना पड़े, सबसे कम खर्च करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे 3655 है, 3552 है, 3600 है, फिर यहाँ 3630 है। तो देखिए सबसे छोटा तो 3500 वाला ही है, तो हम कह सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 18.50 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं अगर वो खरीदती है तो उसे न्यूनतम राशि खर्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रेन की बात है, तो 24 घंटे वाली घड़ी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 21:50 आपको दिखाया गया है। तो 5:30 जब भी घड़ी की बात आए तो 24 घंटे वाले घड़ी में 5:30 कहने का मतलब सुबह की बात हो रही है। ठीक है, तो सुबह 5:30 में निकलती है और जो है अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंचती है। तो पहले हम देखेंगे कि उस दिन कितना ट्रेवल किया है, 28 सितंबर को कितना ट्रेवल किया है। तो देखिए दोस्तों 24 घंटे वाली घड़ी है, तो 24 घंटे में से हम लोग माइनस करेंगे, मतलब 12 बजे रात को 24 बजेगा, तो 24 में से हम माइनस करेंगे 5:30 को, 5:30 को। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना उस दिन ट्रेवल किया, 28 सितंबर को, 28 सितंबर को कितना ट्रेवल किया, ये देखना चाह रहे हैं हम। तो देखिए इसमें आ जाएगा हमारा, ये देखिए इसको घटाने का नियम होता है। यहाँ पर हम जो इधर से कैरी करते हैं, उधार लेते हैं, तो यहाँ पे 1 नहीं उधार आएगा, यहाँ पे सीधा हमारे पास देखिए यहाँ हमारे पास घंटा है और इधर मिनट है। तो इधर जब हम इससे उधार लेंगे तो ये 1 घंटा ही उधार दे सकता है। तो 1 घंटा जब इधर देगा तो 60 हो जाएगा, 60 में से 30 गया तो हमारे पास बचा 30, और 1 घंटा ये दे चुका था इसे, तो बचा 23, 23 में से 5 गया तो 18। तो 18 घंटा 30 मिनट 28 सितंबर को वो ट्रेन चलती है। फिर अगले दिन कितना ट्रेवल करती है,
तो 21:50 में जब चेन्नई पहुंचती है तो इसका मतलब है कि 1 घंटा और ट्रेवल करती है। अगले दिन का कुछ नहीं निकाला दोस्तों, अगले दिन का दिया हुआ सीधा सीधी दिया हुआ आपके पास 21 घंटा 50 मिनट लगता है उसे, ठीक है। तो 18 घंटा 30 मिनट और इधर 21 घंटा 50 मिनट। आपको इसे जोड़ना है दोस्तों, जोड़ना सीख लीजिए, टाइम वाला मैथ है, जोड़ना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए 0 0 0 ही होगा, लेकिन यहाँ 5 और 3 जब हम करते हैं तो 8 आता है। तो 8 तक तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि 80 मिनट हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो 80 मिनट को क्यों ना 1 घंटा इसको दे दिया जाए और मिनट वाले को इधर रखा जाए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 80 में से 60 को इधर दे देंगे और 20 को रख देंगे। तो यहाँ देखिए 2 को रख दिए, 20 हो गया इधर, और बचा हमारा जो 1 घंटा वो जोड़ देंगे इसमें। 1 और 8 9, 9 और 1 10 का 0, हाथ मेरा 1 और 1 2 और 2 4। तो हमारे पास आ गया है 40 घंटे 20 मिनट, 40 घंटे 20 मिनट। तो देखते हैं ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए 40 घंटे 20 मिनट सबसे पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत लोग घबरा जाते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पहले ये चीज आना चाहिए कि कैसे टाइम को माइनस करते हैं और कैसे टाइम को प्लस करते हैं। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखाया आपको। यहाँ जब मैंने माइनस किया था, यहाँ पे देखिए 0 से 0 तो माइनस हो ही गया था। यहाँ पर है 0 से 3, 0 से 3 तो माइनस होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो एक उधार लेने पर आप तो कहेंगे यहाँ पर 100 हो गया, 10 हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो ये उधार देगा, क्योंकि 1 घंटा ही उधार दे सकता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा, ये मिनट का सेक्शन है। तो इधर कितना मिनट होगा, यहाँ पे आपके पास 60 मिनट होगा। मतलब 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30 आएगा। और यहाँ पर बचा आपके पास 23 घंटा, 1 घंटा ये ले चुका था, तो 23 में से 5 गया तो 18। इस तरह से टाइम वाले को घटाना है। अब अगले दिन देखिए, अगले दिन क्या होता है, मतलब 29 सितंबर को क्या होता है, वो 21:50 में पहुंच जाता है। तो हम 21 घंटा 50 मिनट को उसमें जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या आता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या किए, यहाँ पर जोड़ दिए, 5 और 3 8 आता है। तो इसे हम 8 ना लिख करके 2 लिखे। जो 6 बचा, मतलब जो यहाँ पे 60 मिनट हो रहा था, 80 मिनट हो रहा था, 80 में से 60 मिनट हम इसको दे रहे हैं। और 60 मिनट जब इस पार जाएगा तो 60 मिनट के तौर पर नहीं जाएगा, वो घंटे के तौर पर जाएगा। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा होता है। तो 1 इसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए 1 और 8 9, इधर देखिए प्लस करके मैंने बताया कि 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल देख लीजिए, तरीका बिल्कुल सेम है। 1 घंटा इधर से अगर हम घटा रहे हैं तो घटाने के समय 1 घंटा ही ये उधार दे सकता है। और जब ये यहाँ पे जब हम लोग जोड़ने के टाइम ऐसे यहाँ पे जोड़ते हैं 60 से ज्यादा आता है, तो वो 60 मिनट जो है इसको कैरी कर देते हैं पूरा 1 घंटा के रूप में। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ईवीएस में भी आता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। 2 क्वेश्चन ईवीएस में आता ही है, ठीक है। मैथ्स में तो आना ही है, उसके अलावा ईवीएस में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए टाइम को जोड़ना और घटाना अच्छे से सीख लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वो उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। तो देखिए दोस्तों, कहानी बिल्कुल सिंपल है। दुकानदार 10 ट्रे में रखना चाहता है और कोई भी शेष अंडा नहीं बचना चाहिए, लेकिन 9 ट्रे में जब रखता है तो 5 अंडा बच जाता है। और ये भी आपको पता है कि एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं। तो देखते हैं वो चाहता क्या है, 10 ट्रे में ना, तो 10 गुना 12 कर देते हैं, क्योंकि 12 अंडे आएंगे एक ट्रे में, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अंडे हमें चाहिए। अब यहाँ पर उसने क्या किया, 9 ट्रे में रखा था और 5 बच गया था। कहने का मतलब 9 गुना 12 प्लस 5, तो देखिए कितना होता है, 12 नमा 108 और 5 113। 113 अंडा पहले उसके पास से था, इसका मतलब यही है। अब उसको भरने के लिए, जो उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा शेष ना बचे, उसके लिए और कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो देखा कि 9 ट्रे में जब था और 5 अंडा बच जा रहा था, इसलिए मैंने प्लस किया, जो बच जा रहा था। तो 113 अंडे पहले थे, मैंने ये पता किया,
उसके बाद वो भरना कितना चाहता है, तो 10 ट्रे में भरना चाहता है। एक ट्रे में कितना आता है, 12, तो 12 गुना 10 कितना होगा, 120। तो 120 में से जब 113 को हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि 7 अंडे की उन्हें और जरूरत है। अगर 7 अंडे होते तो वो 10वां ट्रे को भी भर सकते थे। देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।